वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स पर सम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पर डिस्कशन किया था और उन पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम चैप्टर मोशन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स का आगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे भी डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर 4 में, और वो है एक्सेलरेशन और मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये चाहूँगा, प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करें और बेल बटन में भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सेलरेशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका है, इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और acceleration of a body is the rate of change in velocity per unit time। यानी कि acceleration velocity में कितना चेंज हुआ है एक टाइम इंटरवल पे, वो बताता है कि velocity टाइम इंटरवल पे कितना चेंज हुआ है। यहाँ पे उसका इक्वेशन लिखा है, यानी कि वेलोसिटी बाय टाइम। अगर दो बॉडी या एक बॉडी वेलोसिटी v से चल रही है और चल रही है टाइम t के लिए, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल्टा v बाय डेल्टा t। हम लिख सकते हैं इसका यूनिट होता है SI सिस्टम में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन होता है LT-2। जनरली LT-2 ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जो m⁻0 L⁻1 और T-2। लेकिन जनरल हम ये इस्तेमाल करते हैं LT-2। अब चलिए देखते हैं कितने तरीके के और अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पर डिस्कशन करें। तो पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी में चेंज इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल हो तो यूनिफॉर्म है, यानी कि वेलोसिटी भी सेम अमाउंट में बदल रही है और टाइम इंटरवल भी सेम है, तो उस तरीके के एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। दूसरा है वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल में, तो उस टाइप के एक्सेलरेशन को हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। और तीसरा है एवरेज एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी अलग अलग टाइप ऑफ एक्सेलरेशन से वेलोसिटी से चल रही है अलग अलग टाइम इंटरवल में, then the rate of the change in velocity to the time interval taken is called average acceleration। तो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। If a body moves with velocity v1 and v2 in time t1 and t2, और कोई बॉडी पहले v1 वेलोसिटी से चल रही थी
t1 टाइम इंटरवल के लिए, और फिर v2 वेलोसिटी चल रही थी v2 t2 टाइम इंटरवल के लिए। तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन AVA हम बता सकते हैं v2 माइनस v1, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकिंग, यानी कि t2 माइनस t1, यानी कि डेल्टा v बाय डेल्टा t। अब instantaneous acceleration, it can be defined as the acceleration of the body at a particular point of its motion। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसके मोशन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो उसका एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करते हैं, वो उसका वेरिएबल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। और ये होता है, इट इज़ इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन द टाइम अप्रोच टू ज़ीरो। और लिमिटिंग वैल्यू एवरेज एक्सेलरेशन की आती है व्हेन द टाइम अप्रोच टू ज़ीरो, तब उसको उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। और इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया हो। इस इक्वेशन से आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जानते हैं हम dv हमारा होता है dx बाई dt के। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन को हम d बाई डी टी और dx बाई डी टी कर सकते हैं। यानी कि dx बाई डी टी का जब हम डिफ्रेंशिएशन करें तो वो एक्सेलरेशन हमें देगा, जो होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी पावर 2 के। इससे हमें पता चल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस से हमें यह पता चल रहा है एक्सेलरेशन फर्स्ट डेरिवेटिव है वेलोसिटी का, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव है उसके पोजीशन यानी कि एक्स का टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन होते क्या हैं? If velocity of a body increase with respect to time, it is called positive acceleration। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज हो टाइम इंटरवल के साथ, तो उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर इसे आपको क्लियरली समझना हो तो एक एग्जांपल के थ्रू चलिए हम इसे समझने की कोशिश करें। अगर कोई बस स्टैंड को छोड़ती है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है टाइम के साथ। यानी कि बस स्टैंड पे जब बस थी तो रेस्ट पे थी, लेकिन जैसे ही वहाँ से निकली, बस स्टैंड को छोड़ी, तो वो मूव कर रही थी, यानी उसका वेलोसिटी u 0 था, अब u बढ़ गया, v बढ़ गया और टाइम इंटरवल के साथ वो बढ़ते चला गया आगे। और दूसरा है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग विथ टाइम, टर्म्स एज नेगेटिव एक्सेलरेशन।
अब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जाए टाइम इंटरवल के साथ तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। फिर से उसी एग्जांपल को देखें। पहले तो बस स्टैंड से बस निकली थी, अब जब बस स्टैंड के करीब पहुंचेगी तो वो अपना वेलोसिटी डिक्रीज करेगी वहाँ रुकने के लिए। तो पहले तो u 0 के बराबर नहीं था, u 0 से बड़ा था, और जैसे जैसे वो पहुंची बस स्टैंड के नज़दीक तो v 0 हो गया, यानी कि वेलोसिटी उसका डिक्रीज हो गया टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है जो आपको कैलकुलेशन में मदद करेगा, और वो है when a body moving in a straight line from point A to B with velocity v1 and v2, then the velocity of a body at the midpoint C is given by कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन A से B तक जाती है तो उसके मिड पॉइंट C पर उसकी वेलोसिटी दे सकते हैं v इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हो सकता है तो आपके कैलकुलेशन में काफ़ी मदद कर सकता है। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं मोशन के लिए। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और थर्ड है एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। यहाँ एस एन है डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, यहाँ पे v भी आपको बताया गया है, u v s a और t की भी बात बताई गई है। यहाँ v है आपका फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, s है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो पूरे उसके मोशन में ट्रैवल किया, a है आपका एक्सेलरेशन और t है आपका टाइम, और sn आपको बताया है डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड। ये तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गए। इसके सारे आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। आगे देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। उसके लिए आपको फ्री फॉल समझना पड़ेगा। फ्री फॉल क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ते हैं तो जब उसका डाउनवर्ड नीचे गिर रहा होता है और हम क्या एयर रेजिस्टेंस को हम लोग निगलेक्ट कर दें तो उस समय जो मोशन होता है उस टाइप के मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। और इसको हम इसका एक्सेलरेशन हम g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका स्टेटमेंट है if the body released near the surface of the earth is accelerated downward under the influence of the force of gravity, यानी कि जब कोई बॉडी छोड़ी जा रही है तो जब उसका डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो वो मोशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ज़रिए नीचे खींची आ रही है।
इन द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करते जा रहे हैं, और द डाउनवर्ड मोशन विद सेम एक्सीलरेशन, तो सारी बॉडियाँ जो नीचे फेंकी जाएंगी अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करें तो वो सेम एक्सीलरेशन से नीचे आएंगी, और वो एक्सीलरेशन है जी, स्मॉल जी से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फ्री फॉल, और इस टाइप की मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जनरली अर्थ सरफेस के नियर जो एक्सीलरेशन होता है ग्रेविटी का, वो हम 9.8 लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट कैन बी 10 मीटर per second square. Sometimes we can take 10 meter per second square. या तो हम 9.8 का भी लेते हैं या 10। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे 10, तो आप 10 लेना हमेशा, वरना आप हमेशा 9.8 यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। आगे आता है इक्वेशन फॉर फ्री फॉल बॉडी। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, किसी भी एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी के लिए विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अब यहाँ पे हम कुछ इक्वेशन देख रहे हैं जो केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए है। यहाँ पे 3 इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, जो है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g's। यहाँ पे g यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम ले रहे हैं, और वहाँ पे हम था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे हमने जी लिया है। जी की मैंने बात बताई है आपको। अगर एक क्वेश्चन में आपको दे दे टेक जी इक्वल टू 10, सो आप 10 लेके कैलकुलेशन करना, वरना हमेशा 9.8 ही लिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया गया है फॉर मोशन अंडर द ग्रेविटी। अगर बॉडी को केवल छोड़ दिया जाए तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, जो है u इक्वल टू 0 मैंने बताया है। दूसरी बात आपको यहाँ बताई है, व्हेन अ बॉडी थ्रो, अगर बॉडी को फेंका जाए तो उसकी वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं आती है। फिर मैक्सिमम हाइट जो अटेन कर सकता है बॉडी, वो है u स्क्वायर बाय 2g। अगर बॉडी को फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट वो जो अटेन कर सकता है वो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, जो है u स्क्वायर बाय 2g। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट होता है जब बॉल या किसी बॉडी को फेंका गया। टाइम ऑफ डिसेंट होता है जो टाइम लिया हो उसने नीचे आने में, वो होता है इक्वल टू u बाय जी के। अब टोटल टाइम जो उसने लिया है वो होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, जो होता है 2u बाय जी। और लास्ट पॉइंट आपका आता है वेलोसिटी अटेन बाय अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h। अब बॉडी किसी हाइट h से गिरी है तो वो जो वेलोसिटी अटेन करेगी वो होगा v इक्वल टू √2gh। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कैलकुलेशन में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इन पॉइंट्स को नोट कर लेना चाहिए।
एंड लास्ट द फाइनल वी हैव टू फिनिश इट आउट। तो है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी समझे के लिए आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लीजिए दो कार या दो ट्रेन एक साथ आपस में चल रही है एक ही वेलोसिटी से, तो क्या लगेगा आपको कि वो एक साथ एक बॉडी तेज़ चल रही है या एक बॉडी स्लो है? नहीं, आपको लगेगा कि दोनों बॉडी रेस्ट में है। कि अगर दो कार्स या दो ट्रेन से सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी चल रही है स्ट्रेट लाइन में, तो लगेगा कि दोनों तो एक ही जगह एक ही समय खड़े हैं। लेकिन अगर उसमें से एक बॉडी थोड़ी तेज़ हो तो पता चलेगा कि यह आगे जा रही है हमसे, यही पता चलेगा हमें। तो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर। जो वेलोसिटी एक की होगी वो दूसरे रिस्पेक्ट में कितनी आती है, ये बताता है हमें रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए एग्जांपल है, इफ़ टू बॉडी A and B moves with velocity v1 and v2, then the relative velocity of object A can be defined as relative velocity A equal to v1 minus v2। relative velocity अगर किसी एक की निकालनी हो तो उसके वेलोसिटी से दूसरी को माइनस कर दें, और वही अगर B की निकालना हो तो B की वेलोसिटी हम A से माइनस आउट कर दें, तो हमें दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आउट हो गया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी एक के कंपैरिजन में दूसरे की वेलोसिटी कितनी है। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक जो हमने कवर अप कर लिया है। थैंक यू। अगर आपने इसे लाइक किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें। थैंक्स।